लव मैरिज शादी को पूरे 10 साल बीत जाने के बाद एक 8 साल की बच्ची के साथ उसके पापा उसके साथ इतना गंदा व्यवहार करते हैं कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लव मैरिज शादी करने के बाद 10 साल बीत जाने के बाद लोग किस तरीके से रंग बदलते हैं और किस तरीके से बदल जाते हैं, वो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। यह चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि एक 8 साल की बच्ची के साथ उसके पिता ने कितना गंदा व्यवहार किया है और उसकी ज़िंदगी को नरक बनाकर रख दिया है। तो दोस्तों, आप सबको एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है। मैं बीएससी कंप्लीट कर रही थी। मैं जब बीएससी कंप्लीट कर रही थी तभी मुझे एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम रवि था। रवि देखने में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हैंडसम था। धीरे धीरे करके जब हम दोनों की बीएससी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तभी हम दोनों लोग शादी करने का फैसला लेते हैं। फिर हम दोनों यह बात अपने घर वालों को बताते हैं। हमारे घर वाले तो इस बात से बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ रहना भी चाहते थे। अपने घर वालों को बहुत मनाने के बाद हम दोनों के घर वाले मान भी जाते हैं। मेरे पापा इतने भी रईस नहीं थे कि मेरी शादी में भरपूर दहेज दे पाते, लेकिन हाँ, जितना उनसे हो पाया था उतना उन्होंने मेरी शादी में दहेज दिया और मेरी विदाई कर देते हैं। मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ और शादी के बाद हम दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। शादी के बाद हम दोनों अपने परिवार के साथ खुश रहने लगते हैं और बहुत ही खुश थे। मेरे ससुराल में मेरी सास और मेरे 2 देवर थे। मेरा छोटा देवर तो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ था, लेकिन मझिला देवर चोरी चकारी करके अपना खर्चा चलाता था। कुछ साल पहले मेरे ससुर जी का एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके वजह से वह इस दुनिया में नहीं रहते हैं। इसके बाद मेरे हस्बैंड एक बड़ी कंपनी में प्राइवेट जॉब करने लगते हैं, जिससे वह अपने घर का पूरा खर्चा अच्छे से उठा लेते थे। लेकिन मेरा मझिला देवर वह पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी तेज़ नहीं थी। वह चोरी चकारी करके वह बड़े बड़े सामान घर में लेकर आते थे, जिसको देखकर मेरी सास बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी। मेरे छोटे देवर पढ़ने में बहुत तेज़ थे। उनको इधर उधर की कोई भी चीज़ें से कोई मतलब नहीं था। वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करते थे और अपने भाई का पूरा ख्याल रखते थे। जब हम अपने देवर को यह समझाने की कोशिश करते कि यह गलत काम है, आप इस तरीके से कब तक अपना घर चलाएंगे, खर्चा चलाएंगे, आप इस तरीके का कोई काम मत करिए। किसी कंपनी में कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिए या कोई अच्छी सी पढ़ाई कर नौकरी, कोई अच्छी सी पढ़ाई करके कोई अच्छी जॉब कर लीजिए। तभी मेरे देवर बोलते हैं कि भाभी, आप अपना ज्ञान अपने पास ही रखिए। आपके हस्बैंड से ज़्यादा कमाता हूँ और आपके हस्बैंड से ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें मैं घर में लेकर आता हूँ और आप मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। उनकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं उनको कुछ कह नहीं पाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी यह बात सुनकर चुप रहते हैं, क्योंकि वह एक प्राइवेट जॉब करके 10 से 15 हज़ार ही कमाते थे, जिससे वह अपने घर का पूरा खर्चा उठा लेते थे। लेकिन मेरी सास को यह चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी कि मेरे हस्बैंड पैसे कमाते कम हैं और मेरे देवर चोरी चकारी करके पैसे ज़्यादा लाते थे और बड़ी बड़ी चीज़ें घर में भी लेके आते थे। उनको यह चीज़ें देखकर बहुत ही खुशी मिलती थी। जब मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती थी, माँ जी, देवर जी बहुत गलत कर रहे हैं, एक न एक दिन यह आपको बहुत ही भारी पड़ेगा, लेकिन मेरी सास बिल्कुल भी वह बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ दिन बाद हमारी लाइफ में एक छोटी सी नन्ही परी आती है, जो कि बहुत ही क्यूट रहती है। उसका नाम हम लोग पिंकी रखते हैं। बेटी आने के बाद हमारी लाइफ खुशियों से भर जाती है और हम लोग अपनी लाइफ में और ही ज़्यादा खुश रहने लगते हैं। जैसे तैसे करके पूरे 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बीत जाने के बाद मेरी बेटी स्कूल जाने लगती है। जब मेरी बेटी स्कूल जाती है तो मेरे पति का खर्चा और ही ज़्यादा हो जाता है। मेरे पति मेरी बेटी को ज़्यादा बड़े स्कूल या अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे, लेकिन हाँ, वह अपने तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि उनकी बेटी एक अच्छी पढ़ाई करे और एक अच्छा जीवन जी सके। वह मेरी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाते हैं और उसको पढ़ने के लिए भेजने लगते हैं। जब मेरी बेटी को कोई भी बड़ी चीज़ें देखने में अच्छी लगती या पसंद आती थी तो मेरे हस्बैंड उसको समझाते थे और उसको समझाकर उन चीज़ों को
दिलाने से मना कर देते थे। लेकिन वहीं पर मेरे देवर जी मेरी बेटी के लिए चोरी चकारी करके उसकी हर एक जिद को पूरी करते थे। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तभी मैं अपने देवर को और समझाती हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए ऐसे चोरी करके मेरी बेटी की जिद मत पूरी करो, जिससे कि मेरी बेटी दिन ब दिन बिगड़ती जाए। तभी मेरे देवर जी बोलते हैं कि भाभी जी, ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या ही मतलब, जो अपनी बेटी को खुशियाँ ना दे पाए और अपनी बेटी की ज़रूरतें पूरी ना कर पाए। ऐसी पढ़ाई और ऐसी नौकरी करने का क्या मतलब, जो अपनी बेटी को अच्छी परवरिश या अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा ना सको। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर मैं यह बात अपने हस्बैंड और सास जी को बताती हूँ, लेकिन मेरी सास यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी कि यह एक बहुत ही बड़ा गलत काम है, इससे हमारे घर को बहुत ही नुकसान हो सकता है। कुछ दिन बाद हमारे घर में अचानक से पुलिस आ जाती है और हमारे देवर जी को पूछने लगती है। तभी मेरी सास पुलिस देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। तभी उनको समझ आता है कि हमारा मझला देवर बहुत ही गलत काम कर रहा है। पुलिस के जाने के बाद मेरी सास बहुत ही घबराई हुई बैठी रहती है। तभी मैं अपनी माँ को समझाती हूँ कि माँ, आप ही हैं जो अपने बेटे को समझा सकती हैं और इस गलत काम से रोक सकती हैं। तभी वह बोलती हैं कि कैसे, मैं क्या करूं जिससे वह चोरी चकारी करना बंद कर दे और अच्छे काम पर ध्यान दे। तभी मैं उनको बोलती हूँ कि माँ जी, आप देवर जी की शादी कर दीजिए। उनके ऊपर जब जिम्मेदारी आएगी तब वो अपना घर परिवार और अच्छे से रहना, कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, सारा कुछ अपने आप समझ आ जाएगा। तभी मेरी सास मेरे देवर की शादी करवा देती है। मेरे देवर की अरेंज मैरिज शादी थी। उनको भरपूर दहेज मिलता है और भरपूर सोना और चांदी मिलता है। यह देखकर मेरी सास बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और मेरे देवर जी का दहेज देखकर मेरे सास के मन में लालच आ जाता है और वह दहेज को लेकर मेरे हस्बैंड को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं। मेरे हस्बैंड को मेरे खिलाफ भड़काने लगती हैं और कहती हैं कि देख, तू लव मैरिज शादी करके क्या ही पाया है, देख अरेंज मैरिज शादी किया है, कितने सारे सामान पाया है, कितना दहेज पाया है, कितना सोना चांदी पाया है, कितनी बड़ी गाड़ी पाया है, और तुझे क्या मिला है? तू क्या अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीना नहीं चाहता है? क्या तू नहीं चाहता कि तेरी बेटी एक अच्छे रईस वाली ज़िंदगी जिए? क्या तू ऐशो आराम करना नहीं जानता है? तूने तो लव मैरिज करके अपनी ज़िंदगी ही खराब कर लिया है। इस तरीके से ताना मेरे हस्बैंड को मेरी सास हमेशा देती थी। वही ताने मेरे हस्बैंड के दिमाग में कहीं धीरे धीरे करके मेरे हस्बैंड को भी लगने लगा था कि हाँ, ये बात सही है। अगर मेरे ससुराल वाले मुझे भी दहेज दिए होते तो मैं भी अच्छे बड़ी बड़ी गाड़ी में चलता, अच्छे कपड़े पहनता और अच्छे से रईसों की तरह रहता। तभी वह मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगते हैं और मुझे मार पीट गाली गलौज देने लगते हैं। यह सब देखकर मेरी बेटी को बहुत बुरा लगता था और कहती थी कि पापा, आप मम्मी को ऐसे क्यों बोलते हो? आप मम्मी के साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों करते हो? तभी वह कुछ नहीं बोलते हैं और जब मेरी बेटी स्कूल चली जाती थी तभी वह मेरे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार करते थे। मैं अपने पति को समझाने की कोशिश करती थी कि आपने जो बोला था, जितना बोला था मेरे पापा ने उतना ही दहेज दिया था और हम दोनों तो एक दूसरे की खुशियों के लिए ही अपनी शादी किए थे, ना कि दहेज को लेकर। आप तो दहेज के खिलाफ थे, लेकिन फिर अब आपको दहेज क्यों चाहिए? तभी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे तब दहेज नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे दहेज चाहिए। जितना मेरे छोटे भाई को दहेज और गहने मिले हैं, मुझे भी उतना ही चाहिए। तू अपने पापा के पास जा और बोल कि जितना मेरे छोटे भाई को दहेज और गहने मिले हैं, मुझे भी उतना ही दहेज और गहने चाहिए। उनकी यह बातें सुनकर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। मैं उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वह मुझे बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है। दिन ब दिन मेरी सास मेरे पति को ताने देती और उनको भड़काने की पूरी कोशिश करती थी। मेरे पति के दिमाग में पूरी तरीके से दहेज का लालच भर चुका था और वह दहेज के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। एक दिन ऐसे ही मैं कमरे में बैठी थी, सारे काम खत्म करके आराम कर रही थी। तभी मेरे हस्बैंड घर में आते हैं और कहते हैं कि चुपचाप उठ, महारानी के जैसे आराम कर रही है, तुझे आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू अपने बाप से उतना ही दहेज लेकर आ जितना मेरे भाई को मिला है।
अगर नहीं ला सकती तो घर में तुझे आराम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में जो भी काम अब तुझे बोला जाए वो सारे काम तुझे करना पड़ेगा। तभी वह घर के पूरे कपड़े और पूरे बर्तन ला के रख देते हैं और घर की पूरी दीवार को पेंट करने को बोल देते हैं। एक दिन में इतना काम ख़त्म करना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। सुबह के बाद मैं सारे कपड़े और बर्तन साफ करती हूँ, फिर मैं दीवार पेंट करने के लिए जाती हूँ। तभी मेरी बेटी स्कूल से आ जाती है। मुझे इस तरीके से काम देखकर वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मम्मी आप ये सब क्या कर रही हो, क्या आपको यह काम करने के लिए पापा ने बोला है? तभी मैं बोली कि नहीं बेटी, आप देख सकती हो कि यह दीवार कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है, इसलिए मैंने सोचा इसको हम पेंट कर देते हैं और ये नया हो जाएगा। मैं अपनी बेटी को किसी तरह समझा बुझाकर उसे कमरे में ले जाती हूँ और खाना खिलाने के लिए बैठ जाती हूँ। बेटी के साथ मैं भी खाना खाने लगती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी सास आती है और कहती है, तुझे खाना खाने के लिए किसने बोला? अभी तो तूने पूरा काम भी नहीं खत्म किया और महारानी के जैसे बैठकर खाना खा रही है। मेरी सास मेरी थाली लेकर फेंक देती है और कहती है कि पहले जब तक पूरा काम खत्म नहीं करती तुझे खाना तो क्या, पानी भी पीने को नहीं मिलेगा। मेरी सास का यह बर्ताव देखकर मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वह रोने लगती है। तभी मैं अपनी बेटी को चुप करवाती हूँ और कहती हूँ कि बेटा कोई बात नहीं, दादी हैं, मैंने काम खत्म नहीं किया इसलिए दादी को गुस्सा आ गई थी। तभी वह कहती है कि मम्मी पापा आपसे पहले बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब आपको पापा भी रोज़ डांटते हैं और मारते हैं और दादी भी इस तरीके से गंदा व्यवहार करते हैं आपके साथ। तभी मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ कि बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पापा अपने ऑफिस के काम को लेकर परेशान रहते हैं इसलिए उनको गुस्सा आ जाता है। फिर मेरी बेटी जाकर कमरे में अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगती है। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाती हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद शाम का खाना बनाती हूँ और सभी लोगों को खाना खिलाकर सारे काम खत्म करके अपनी बेटी के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड मेरे कमरे में आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ना जाने मुझे क्या हो गया था कि मैं आपके साथ इतना गंदा व्यवहार करने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या हो गया था। तभी मुझे लगा कि लगता है मेरे हस्बैंड को अपने किए पे पछतावा हो रहा है। उसके बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तभी वह बोलते हैं कि चलो हम दोनों आज बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तभी मैं उनको बोलती हूँ कि इतनी रात को हम बाहर घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? तभी वह बोलते हैं कि देखो मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम दोनों घूमने के लिए चलते हैं। तभी मैं उनको बोलती हूँ कि इतनी रात हो गई, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? तभी वह बोलते हैं कि देखो माँ आपके खिलाफ रहती है, इसलिए मैं माँ के सामने या छोटे भाई के सामने आपको नहीं लेके जा सकता। प्लीज़ आप तैयार हो जाओ, हम लोग घूमने के लिए चलते हैं। पूरा जिद लगाकर बैठ गए थे। फिर उनकी बात मानकर मैं तैयार हो जाती हूँ और उनके साथ घूमने के लिए चली जाती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह घूमना मेरे लिए कितना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। मेरे हस्बैंड मुझे इतने बड़े घने जंगल में ले जाते हैं जहाँ मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि आप इतने घने जंगल की तरफ क्यों जा रहे हैं, आप मुझे कहाँ घुमाने के लिए ले जा रहे हैं? तभी वह बोलते हैं कि हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तुम कभी गई ही नहीं हो, बहुत ही अंदर जा। घने जंगल के अंदर जाने के बाद वह गाड़ी रोक देते हैं। तभी मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाती हूँ और गाड़ी से उतरने के बाद वह बोलते हैं कि बाहर उतारते हैं और मुझे तुरंत ही मारना शुरू कर देते हैं। पीछे की गाड़ी में मेरी सास और मेरा मझला देवर था। उन दोनों को देखकर मैं और ही ज़्यादा डर जाती हूँ। तभी मैं कहती हूँ कि आप ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? उनको यह देखकर वह लोग मेरी एक भी नहीं सुनते हैं और वह लोग मुझे इतना मारते हैं कि मैं वहीं पर बेहोश हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है कि आखिर यह लोग मेरे साथ ऐसा किस लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी 8 साल की बेटी अपने पापा की गाड़ी के पीछे वाली डिग्गी में बैठकर वह अपने पापा का पूरा पीछा करती है कि वह उसकी मम्मी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। जब यह लोग मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, तब मेरी बेटी अपनी आंखों से सारा कुछ देख लेती है। देखने के बाद वह अपने पापा की गाड़ी में जाकर फिर से पीछे वाली डिग्गी में बैठ जाती है। सुबह होते ही वह पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस वालों को सारी चीज़ें बता देती है। पुलिस वाले सुबह आते हैं घर पर। मेरी बेटी घर वालों के सामने आकर सभी का नाम बताती है और कहती है कि इन्हीं लोगों ने मेरी मम्मी को बहुत परेशान किया है और उन्हें
घने जंगल में मारकर फेंक दिया है। उसके बाद पुलिस उन सभी को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। मेरी बेटी अकेली हो गई है। मेरी बेटी की ज़िंदगी में ना ही तो माँ का प्यार है, ना ही तो पिता का प्यार है। दोस्तों, आप ऐसी बेटी को क्या कहना चाहोगे? कितने लाइक देना चाहोगे? क्या मेरे हस्बैंड ने लव मैरिज शादी करने के बाद उसने सही किया या गलत? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। ऐसी बेटी भगवान सबको दे। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके मेरी बेटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए